Assalamu alaikum students, this is our lab number 2 related to course signal and systems lab। और इसमें जो है हम थोड़ा सा सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं लाइक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और इसी तरह डिजिटल सिग्नल्स। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है या ये डिजिटल सिग्नल है। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि कुछ जो बेसिक सिग्नल्स हैं लाइक यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप और इस तरह साइनोसाइडल और कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, इनको किस तरह आपने मैटलैब में प्लॉट करना है और इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स से। तो जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं ना, उनमें अब ऑब्वियसली ये जो सिग्नल होता है इट इज़ डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, जो भी है। ठीक, तो उसमें एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अगर अब नॉर्मली हमारा जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो अगर हमारा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कह लें हमारा एम्पलीट्यूड है, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है। तो जो टाइम है और जो उसका एम्पलीट्यूड है, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों, एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल में वो दोनों जो ये वेरिएबल्स होते हैं ये कॉन्टीन्यूस होते हैं। अब कॉन्टीन्यूस से क्या मुराद है, ये कॉन्टीन्यूस से मुराद ये है कि मैं आपको मैटलैब में बताता हूँ कि कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि कह लें कि ये हर इंटरवल के ऊपर जो है ना वो एक वैल्यू डिफाइंड होती है। ईच टाइम के हर इंटरवल के ऊपर मैग्नीट्यूड की कोई ना कोई वैल्यू डिफाइंड है। एट एवरी इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर इज़ अ वैल्यू फॉर अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कह लें कि अच्छा, ये मैं आपको एक बार प्लॉट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ सिग्नल बने हुए हैं। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ना ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल है, सिर्फ ये जो ब्लू लाइन है इसको आप एनालॉग सिग्नल कह लें, कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल का। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन्स हैं ये एक कह लें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल देखिए आप, ये टाइम है हमारा, ये एक्सिस जो है हमारी टाइम है। अब टाइम के हर इंस्टेंट के ऊपर आप देखें कि ये ब्लू लाइन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। आप 0.1 पे देख लें, उसके बाद 0.001 पे देख लें, बिल्कुल जीरो के करीब देखें, कोई ना कोई वैल्यू डिफाइंड है उसके एम्पलीट्यूड की। यहाँ पे देख लें इन दो डॉट्स के दरमियान, ये जो ऊपर दो ऑरेंज कलर की, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइंड है। लेकिन डिस्क्रीट में देखें कि इसका जो अब हर टाइम के हर इंटरवल के ऊपर जो है उसकी कोई ना कोई एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिफाइंड है कॉन्टीन्यूस के केस में। लेकिन आप देखें कि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है ना उसमें क्या होता है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है ना वो डिस्क्रीट हो जाता है। मतलब कि वो कह लें कोई एक डिस्क्रीट सेट है, लाइक जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें देखें हमारा जो टाइम इंटरवल था वो कॉन्टीन्यूस था। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इंस्टेंटेनियस कह लें, कॉन्टीन्यूस कह लें, बिल्कुल कह लें एक लाइन है, हर पॉइंट के ऊपर उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट में क्या है कि हम टाइम इंटरवल को डिस्क्रीट लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 0 +- 1 2 3, और उन डिस्क्रीट इंटरवल्स के ऊपर ही हम अपना जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हमारा डिस्क्रीट हो जाएगा, मतलब जैसे इस ग्राफ में आप देखें, इस ग्राफ में आप देखें कि ये एक इस पॉइंट 0 के ऊपर एक वैल्यू है, ठीक है, सिग्नल की, फिर 0.1 के ऊपर एक है, फिर 0.2 पे, 0.3 पे, 4 पे, 5 पे एंड सो ऑन। ठीक है, ये 0.5 है यहाँ तक। ठीक है, तो 0.1 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 और 0.5 पे एम्पलीट्यूड की वैल्यूज डिफाइंड है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है एम्पलीट्यूड की। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चूंकि हमने एक फिक्स्ड वैल्यू ले ली है, उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन ले ली है। ठीक है, उसको हमने एक डिस्क्रीट इंटरवल के बाद डिफाइन कर लिया अपने जो हमारा टाइम एक्सिस है। ठीक है, डिस्क्रीट इंटरवल्स के ऊपर उसको हमने डिफाइन कर दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल 0.1 0.2 0.3 अप टू 5 तक, ये 0.5 के इंटरवल के बाद। ठीक, तो अब वो उन डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर ही
हमारे पास एम्पलीट्यूड की जो है ना वो एक वैल्यू आएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी वैल्यू भी तभी हमें जो है वो कह लें कि हासिल होगी जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की को वैल्यू होगी। और अब इन दो पॉइंट्स के बाद चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो है तो ऑब्वियसली हमारा एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो एम्पलीट्यूड भी फिर उसी हिसाब से जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आ जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ही हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब एक और बात यहाँ पे हम नोटिस कर लें कि यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड देख लें कि एम्पलीट्यूड ये तो हमारा डिस्क्रीट हो गया टाइम इंटरवल के, इसमें 0, 0.1, 0.2 एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो है हमारी टाइम डोमेन वो जो है ना कह लें कि हमने डिफाइन की हुई है फिक्स्ड इंटरवल्स में। जो हमारा एम्पलीट्यूड है ना उसकी जो वैल्यू है ना वो डिस्क्रीट नहीं है, वो कह लें कॉन्टीन्यूस ही है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगर हमारे जो वैल्यू 1 है इस पॉइंट पे हमारे एम्पलीट्यूड की, तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे 0.9 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ 0.9 भी नहीं, ये कह लें 0.99, ठीक है 0.99 हो जाएगी, यहाँ पे 0.96 हो जाएगी, यहाँ पे 0.95 हो सकती है। ठीक है, तो कोई फिक्स्ड इंटरवल उनमें नहीं है, कोई डिस्क्रिटाइजेशन नहीं है एम्पलीट्यूड में। ठीक है, तो ये कह लें कि एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू है इसकी, तो ये डिजिटल सिस्टम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये मैं सिर्फ अभी आपको थोड़ी सी वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये कोड वगैरह जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नल होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये देखें ये एक डिजिटल सिग्नल है जिसमें हमारा जो टाइम डोमेन है वो भी डिस्क्रीट है। मसलन ये देखें डिस्क्रीट इंटरवल्स के ऊपर वैल्यूज़ हमने डिफाइन कर दी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उन्हीं के ऊपर हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है एम्पलीट्यूड की, या 1 आ रही है या 0 आ रही है, या 1 आ रही है या 0 आ रही है। ठीक है, तो एक डिस्क्रीट वैल्यू हमने एम्पलीट्यूड की भी डिफाइन कर दी है। तो ये होता है हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिस्क्रीट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिस्क्रीट हो गया। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब हम इन सिग्नल्स को जो थोड़ा सा प्लॉट करना देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे जो है ना वो आपने ये 3 कमांड्स मैंने आपको फर्स्ट लैब में बता दी थी ये किस लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आपने कोशिश करनी है कि हर कोड से पहले लिख लिया करें। अच्छा उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमने एक टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिया 0 से 5 तक, जिसमें हमने सैम्पलिंग रेट रखा है 0.1। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया कॉज ऑफ टी। ठीक, अब अगर आपने इसको कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन में मतलब आपने इसको एज अ कॉन्टीन्यूस सिग्नल प्लॉट करना है तो आप प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको एज ए कह लें कि एज ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्लॉट करना है तो आप इसको स्टेम की कमांड से प्लॉट करेंगे। ठीक, और ये जो होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ है ना इसकी क्या रीज़न है, ये होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ जो है ना वो कह लें कि ये जैसे हमारे पास प्लॉट है, एक मिनट मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, तो होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ एक ही फिगर में कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है और एक डिस्क्रीट सिग्नल भी प्लॉट हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को इकट्ठा प्लॉट करने के लिए एक ही फिगर में होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ यूज होते हैं। सो होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ जो है ना उसका पर्पस ये होता है कि सेम फिगर में आपने 2 प्लॉट जो है ना वो किस तरह करने हैं, या 2 ग्राफ आपने किस तरह प्लॉट करने हैं सेम फिगर में। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या है, हाँ ये डिजिटल सिग्नल किस तरह प्लॉट करना है। ठीक, तो जो डिजिटल सिग्नल है उसके लिए हम ना एक राउंड की कमांड, वैसे यहाँ तक तो आपने ये देखें n = 0 to 10। अब डिजिटल सिग्नल में जो है वो जो इंटरवल होता है ना, नॉर्मली डिस्क्रीट में भी, डिस्क्रीट और डिजिटल सिग्नल दोनों में जो इंटरवल होता है वो हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ±1, 2, 3, 4। ठीक है, तो उसके लिए फिर जब हम जो हमारी कह लें कि सैम्पलिंग रेंज होती है वो हम 1 रखते हैं। ठीक, तो अगर हम 0 से 10 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वो डिफरेंस आएगा वो टाइम इंटरवल में वो 1 यूनिट का आएगा। ठीक, तो अब ये हम राउंड वाई करते हैं तो उससे क्या है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है ना वो जो उसके नज़दीक तरीन वैल्यू होती है ना उसके ऊपर राउंड ऑफ हो जाता है। मसलन जैसे इस फिगर में यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऑब्वियसली ये इनको अगर हम राउंड ऑफ करें 0.99 को या 0.995 को, ठीक, तो ये ऑलमोस्ट इनका जो एम्पलीट्यूड बनता है वो 1 बनता है। ठीक,
तो अब यहाँ पे आप देखें 0 पे भी 1 है, उसके बाद 0 के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 पे भी ये देखें, अब ये 0.5 से ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, तो इसको भी वो 1 कर देगा। अगर ये 0.5 से नीचे होता तो उसको 0 कर देता। तो कुछ इस तरह करके ये राउंड ऑफ, ये इनका अपना बैक एंड पे एल्गोरिदम है, ठीक, तो वो वैल्यू उसको फंक्शन की राउंड ऑफ कर देता है। जो हमने डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि हमारी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है वो या 0 होती है या 1 होती है, ठीक, तो या वो 0.5 से ऊपर वो उसको 1 कंसिडर करेगा और 0.5 से नीचे उसको 0 कंसिडर करेगा। कुछ इस तरह का लॉजिक होगा और वो इस तरह से इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके हमें कुछ इस तरह का जो है वो प्लॉट दे देता है। ये देखें 0 पे भी 1 है, फिर उसके बाद 1 पे भी 1 है, फिर 2 पे ये 0 हो जाती है, फिर 3 पे फिर 1, 4 पे 1, 5 पे 0, ठीक। तो कुछ ये एक हमारे पास प्लॉट बन जाता है। ये इसी का जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में प्लॉट बनाया, लेकिन चूंकि ये डिजिटल सिग्नल है तो हम इस तरह की फिगर प्लॉट कर नहीं सकते, लेकिन जस्ट मैंने जो है वो यहाँ पे मेरे ख्याल में होल्ड ऑन होल्ड ऑफ लगा दें तो ये सेम फिगर में आ जाएंगे। या खैर छोड़ें, चूँकि ये जो डिजिटल सिग्नल होता है ये नॉर्मली होता ही, इसमें जो टाइम होती है वो भी डिस्क्रीट होता है और जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी डिस्क्रीट होता है, ठीक है, तो उसको नॉर्मली हम इसी तरह ही प्लॉट करेंगे स्टेम से ही। तो ये आपने जस्ट ये आपको दिखाने के लिए मैंने प्लॉट की कमांड से भी इसको जो है ना वो प्लॉट कर दिया है। तो वो मैंने आपको बताया था कि प्लॉट की कमांड बेसिकली करती क्या है कि ये पॉइंट्स को जो आपस में बस ज्वाइन कर देती है। मसलन जैसे ये देखें, इन दो पॉइंट्स को उसने आपस में ज्वाइन कर दिया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इससे, इस तरह से ये फिगर जो है वो प्लॉट हो जाती है। एनवेलप होता है बेसिकली इन जो हमारे डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं ना इसके एम्पलीट्यूड के, ठीक है, उनका एनवेलप जो होता है ना वो कल के प्लॉट की कमांड जो है वो कुछ इस तरह से प्लॉट करती है। अच्छा, तो ये हो गया जी डिस्क्रीट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हो गया, ठीक। उसके बाद हम मैनुअल को थोड़ा देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साइनोसाइडल सिग्नल्स आ जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब साइनोसाइडल सिग्नल की आपको वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई साइनोसाइडल सिग्नल होता है तो ये ए उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये ओमेगा जो है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हो गई, और ये फाई जो है ये उसका फेज़ हो गया। अच्छा, और ये इक्वेशन भी आपको पता है टी इज इक्वल टू 2π/ω, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सिग्नल हो तो उसका आपने टाइम पीरियड निकालना है तो आप यहाँ से उसका ओमेगा की वैल्यू लें, ठीक, यहाँ पे पुट करें और उसके बाद आपका इसके उस सिग्नल का जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक। अब और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका इन्वर्स होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं और एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए इज बार बीटा टी, ठीक है, या बी टी। अब जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं वो या तो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होता है या डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक। इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल भी, और ये जो है ना वो मैं अभी मैटलैब में जब एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स प्लॉट करूंगा तो वहाँ पे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी थ्योरेटिकली आप देख लें तो जो अगर हमारे पास b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर लेस दैन 0 है तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये 0 से अगर या जिस जहाँ से भी ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, वहाँ से ये ऐसे विद टाइम जो है ना वो ऐसे इंक्रीज़ करेगा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक। तो ये एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू से ये डिक्रीज़ करेगा तो ये एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो अभी हम जो है ना वो साइनोसाइडल और एक्सपोनेंशियल को एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं, फिर हम यूनिट स्टेप पे आएंगे। तो ये मैंने जो है वो एक साइनोसॉइड जो है वो प्लॉट किया है, ठीक, यूजिंग द सेम जो पैरामीटर्स मैंने अभी आपको बताए थे, थीटा, ओमेगा। तो ये आपको मैं मैनुअल में इसका जो क्वेश्चन है रिलेटेड जो टास्क है वो भी दिखा देता हूँ, वो टास्क क्या कह रहा है। तो ये पहला टास्क आपने खुद कर लेना है, ये बल्कि मैंने कर भी दिया कॉज ऑफ टी, ठीक। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट करके करना है कि आपने माइनस रोल नंबर से रोल नंबर तक इसको प्लॉट करना है, ठीक। ये आपने पढ़ के टास्क करने हैं, कर तो दिया मैंने लेकिन सेम वो कोड नहीं छापना है, इसको पढ़ के करना है। उसके बाद ये देखें, ये कॉज एंड प्लॉट करना है माइनस रोल नंबर से रोल नंबर तक, ठीक हो गया, डिस्क्रीट डोमेन में। ये अब डिस्क्रीट डोमेन में प्लॉट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक। फिर इन दोनों को वो होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ कमांड से कुछ इस तरह प्लॉट करना है, ठीक है। ये आपने इसकी जो टाइम इंटरवल है उसका ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस रोल नंबर टू रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है।
अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं तो ये आ गया जी हमारे पास प्लॉट टू सिग्नल्स टुगेदर, बल्कि ये प्लॉट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 3 cos 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इन 4 पीरियड्स। अब आपने इसको 4 पीरियड्स के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक। तो इसमें ओमेगा हमारे पास 3 पाई है, और इसको जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक टाइम पीरियड आ जाएगा, फिर उसको जो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 पीरियड्स आ जाएंगे, ठीक। तो सेम यही मैंने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया है। ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा है वो है 3 पाई, ठीक। और ये देखें ओमेगा 3 पाई हो गया, और थीटा हमारे पास 3 है जो पाई है, पाई बाई 3 होना है यहाँ पे, ठीक है। पाई बाई 3 है थीटा हमारे पास, और यहाँ पे भी इक्वल टू की बजाय कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। अच्छा, तो थीटा हमारे पास पाई बाई 3 है, ओमेगा 3 पाई है। ये देखें इक्वेशन में यहाँ पे ओमेगा 3 पाई, फेज जो है जो फाई है ये थीटा 3 पाई हो गया या ओमेगा 3 पाई हो गया, और ये थीटा या फाई जो है वो पाई बाई 3 हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने थीटा को पाई बाई 3 ले लिया और ओमेगा को 3 पाई ले लिया। अब जो टाइम पीरियड वन टाइम पीरियड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो 2 पाई बाई ओमेगा है, तो इससे हमारे पास एक टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा से, और यहाँ पे ओमेगा ओमेगा, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये टाइम टी जो है वो हम डिफाइन कर देंगे। हमने चूंकि इसको प्लॉट 4 पीरियड्स पे करना है, तो एक पीरियड हमारे पास टी है तो 4 के लिए हम 4t कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अपना जो फंक्शन है वो डिफाइन कर देंगे, x इज इक्वल टू ए हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स मैंने जो है वो एलेबोरेट किए हैं। ये देखिए ए हमारे पास 3 है, ये ऊपर मैंने कॉस का जो इसमें मैनुअल में गिवन है साइनोसॉइड्स का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, अभी पहले लेक्चर में भी ट्यूटोरियल में भी बता दिए। तो 3 एम्पलीट्यूड आ गया, ये 3 पाई ओमेगा आ गया, ये फेज़ आ गया। इन सब को डिफ़ाइन करके हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और उसके बाद हमने अपना जो फंक्शन है उसको डिफ़ाइन कर दिया, ए कॉस ओमेगा प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा हमारे पास क्या है 3 पाई। अब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसको प्लॉट करने से पहले आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्नल आ गया 4 पीरियड्स के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये आपने खुद करना है, ये cos t sin t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आपने दोनों सेम प्लॉट में दोनों को खुद से करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ए एम्पलीट्यूड हो जाएगा, बीटा जो है वो डिफाइन करता है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जनरल थोड़ा सा क्वेश्चन बना हुआ है कि ए आपका रोल नंबर है और बीटा आपने किस तरह से निकालना है, ठीक। तो मैंने इनके लिए एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ ले लिए हैं, बीटा के लिए बीटा 1 और बीटा 2 के लिए। आपने इसको अपने रोल नंबर के हिसाब से एवेल्यूएट करके इसको मैटलैब में कोड करना है। तो मैंने जो वैल्यूज़ लिए हैं वो मैंने कुछ इस तरह से ले लिए हैं, ठीक है। बीटा की वैल्यू मैंने 0.4 ले लिया, बीटा 1 की, और बीटा 2 की 0.9 ले लिया, ठीक। A1 की मैंने 3 ले लिया, A2 की इस तरह मैंने 2 ले लिया। तो ये आपने जो क्वेश्चन है जो उसमें मैनुअल में क्वेश्चन है वो उसको अपने हिसाब से ये वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे लिखनी है, ठीक। अच्छा, तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल को प्लॉट करने के लिए मैटलैब में जो मेथड है वो है, आपने ये EXP अब जो उसकी पावर होती है उसको आपने आगे ये स्मॉल पैरेंथेसिस में जो है ना वो मेंशन कर देना है, जो भी उसकी पावर होती है उसको पैरेंथेसिस में डिफाइन करना है। लेट्स से ये a e रेज़ पावर बीटा 1 था, तो a हमने स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर दिया EXP के साथ, और जो बीटा 1 इंटू टी है उसको मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिख दिया, बीटा 1 इंटू टी को पैरेंथेसिस में लिख दिया, ठीक। और a को मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक।
इसी तरह जो सेकंड एक्सपोनेंशियल है उसको भी मैंने इस तरह डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ये दोनों को एक बार प्लॉट करते हैं, ठीक, इन दोनों को पहले एक बार प्लॉट करके देखते हैं, फिर हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अभी ये देखें, ये दोनों जो है ना वो थोड़े से इंक्रीजिंग ही है। ये भी इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, और ये भी विद टाइम एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एक एक्स ऑफ टी जो है वो सॉलिड लाइन है और वाई ऑफ टी जो है वो डॉटेड लाइन है। तो आप यहाँ पे देखें कि x जो है वो 0.4 इंटू टी है, ये थोड़ा सा फास्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई थिंक x जो है वो स्लोली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो y ऑफ t है वो बड़ा फास्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको मैं -0.9 कर देता हूँ। ठीक है, x को -0.9। ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी हम यहाँ पे A1 और A2 को सेपरेटली इक्वल टू 0.9, A1 को 0.9 कह दें, और A2 को जो है हम कोई नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं, -0.8 कह दें। ठीक है, -T2D। ठीक है, ये देखें, ये अब दोनों सिग्नल्स आ गए। इसको यहाँ से -10 to 10 कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आपको एक जो है ना वो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल मिल रहा है। ये देखें, ये विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, और ये एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है एक्स ऑफ टी। तो जिसमें हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जिसमें बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब देखें, A1 पॉजिटिव है तो वो चूँकि x है, तो x जो है वो एक सॉलिड लाइन है, ब्लू लाइन, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है चूँकि बीटा ग्रेटर देन 0 है। और ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये जो दूसरा फंक्शन है y,
तो ये वो है, उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू थी वो -0.8 थी, आप -0.9 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो होपफुली आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल भी प्लॉट करना आ गया होगा, ठीक, समझ आ गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और चीज़ है। अच्छा, अब एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आपको पता है उसमें हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं उनमें भी रियल पार्ट भी होता है। अगर हम उनको जो है ना वो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है उसमें हम कन्वर्ट करें उस एक्सपोनेंशियल को, तो हमारे पास उसका एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उस एक्सपोनेंशियल को उसके जो उस एक्सपोनेंशियल का रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने मैटलैब में किस तरह प्लॉट करना है, तो उसके लिए मेथड जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम पहले कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की थोड़ी डेफिनेशन देख लें, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म होती है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की। ए ई रेस पावर जे थीटा इज इक्वल टू ए, ये आपका ए जो है वो कह लें कि एक वेरी कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा। बाकी एक्सपोनेंशियल को अगर आपने पोलर फॉर्म उसमें एक्सपोनेंशियल को आपने अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आइलर आइडेंटिटी, ठीक है, या आइलर्स फार्मूला। तो वो होता है कॉज ऑफ थीटा। लेट्स सपोज हमारे पास ई रेस पावर जे थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो ये जो कॉज ऑफ थीटा है ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा और जे साइन थीटा जो है हमारे पास ये जो जिसके साथ आयोटा या जे लगा हुआ है ये हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस सिग्नल को अगर हमारे पास ऐसा सिग्नल आ जाए जो कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, उसको किस तरह प्लॉट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास एक यहाँ पे ऑब्वियस होपफुली कोई एग्जांपल भी होगी या टास्क होगा उसको हम करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक जो है ना वो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक। इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो एक टाइम पीरियड के ऊपर। अब इसका जो टाइम पीरियड है सेम वही मेथड है कि इसमें हमारे पास जो ओमेगा है वो है पाई है, ये जे ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो ओमेगा हमारे पास पाई है तो 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई पाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 1 पीरियड के लिए हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 0 से 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए जो मेथड है मैटलैब में इसको प्लॉट करने का वो कुछ इस तरह का है कि आपने सबसे पहले तो क्योंकि 1 टाइम पीरियड है तो ये आपने टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया 0 से 2। अच्छा, उसके बाद आपने उस फंक्शन का जो रियल पार्ट, अगर उस फंक्शन को आप पहले डिफाइन करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप रियल के यहाँ पे ये जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इसको आप सेपरेटली डिफाइन करके यहाँ पे वो वेरिएबल पास कर दें या आप डायरेक्टली रियल की कमांड लिखें। ये रियल की बिल्ट इन कमांड है, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारा जो कोई भी फंक्शन होता है उसका रियल पार्ट जो है वो वैल्यूएट करके हमें देता है, ठीक। तो इसके अंदर वो फंक्शन पास करें रियल की कमांड के अंदर। जो हमारा फंक्शन था वो था 2 ई रेस पावर जे पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो इससे हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा और इमेज की कमांड जो है आई इमेज जी, इससे हमारे पास उसका उस फंक्शन का इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक। इसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें प्लॉट की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक, तो ये देखिए ये हमारे पास एक रियल पार्ट आ गया और ये एक हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम वही नीचे प्लॉट भी गिवन है, ठीक है। तो आपने इसको भी जो है वो प्लॉट करना है, लेकिन यहाँ पे आपने देख लेना है कि यहाँ पे ऑब्वियसली चलें ठीक है, बस आपने इसको प्लॉट कर लेना है, ये 1 टाइम पीरियड के ऊपर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन जो है ना वो बेसिकली ऐसा फंक्शन है जो कि 0 से कह लें कि नेगेटिव साइड पे जो है वो 0 होता है और 0 से आगे पॉजिटिव टाइम वैल्यूज़ के लिए जो है ना वो 1 होता है। यहाँ पे उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिट स्टेप की। ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक। u ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है और 0 फॉर t लेस देन 0, ठीक है। तो इसको मैटलैब में जो हम नॉर्मली प्लॉट करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं वो है हैवी साइड ऑफ t, ठीक है।
तो हैवी साइड ऑफ इस कमांड यूजिंग दिस कमांड हम इसको प्लॉट करेंगे। और एक और मेथड है जो कह लें कि कॉन्केटिनेशन करते हैं, जिसमें हम दो डिफाइंड फंक्शंस की, उससे भी हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक, तो चलते हैं मैटलैब पे। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैवी साइड की कमांड से। तो आपने यहाँ पे टाइम इंटरवल -5 to 10 मैंने डिफाइन कर दिया। आपने अपने हिसाब से जो मैटलैब में इसमें मैनुअल में गिवन है, मीन्स अगर रोल नंबर टू रोल नंबर है, वरना आपने अपनी मर्जी से कोई टाइम इंटरवल डिफाइन करना है। बल्कि ये देखिए नीचे फिगर गिवन है, इसलिए मैंने -5 to 10 इस फिगर को देखते हुए मैंने -5 to 10 इंटरवल लिया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी इंटरवल डाल के कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हैवी साइड ऑफ टी लिखना है, u इज इक्वल टू हैवी साइड ऑफ टी, और इसको प्लॉट कर देना है। ठीक है, इसको ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास जो है ना वो एक स्टेप सिग्नल बन रहा है। इसकी थोड़ी सी मैं वाइल लिमिट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये एक यूनिट स्टेप सिग्नल बन रहा है। ठीक, उसके बाद एक और मेथड है कि आप इस तरह करें कि आप दो टाइम डोमेन इंटरवल्स डिफाइन कर लें। t1 जो है वो -5 से 0 तक, और फिर 0 से 10 तक। ठीक, और उसके बाद आप कह लें कि u1 इज इक्वल टू 0 साइज ऑफ t1 और u2 इज इक्वल टू 1 साइज ऑफ t2। अब जो ये 0 साइज ऑफ t1 है, इसका मतलब है t1 इंटरवल के ऊपर जो है ना वो वैल्यू हमारी 0 होगी। इस टाइम इंटरवल के ऊपर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0 होगी u1 की। और उसके बाद एक और फंक्शन होगा u2 जो हमारा इस टाइम इंटरवल के ऊपर वैल्यू हमें 1 देगा। ठीक, अब हम इन दो फंक्शंस को कॉन्कैटिनेट करेंगे, ये u इज इक्वल टू u1 u2, और टाइम इंटरवल को भी कॉन्कैटिनेट कर देंगे। और जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिर से एक यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास फिर से एक यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया। ठीक, ये दूसरा मेथड है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ओके, यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट डिराक भी कहते हैं, डायरेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन भी, इस तरह इसके काफ़ी सारे नाम हैं। ठीक है, तो हम इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन ही कहेंगे। अब यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये फंक्शन जो है वो इसको डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक आई थिंक वो साइंटिस्ट था जिसने ये फंक्शन जो है ना वो कह लें कि इन्वेंट किया था, जिसने ये फंक्शन जो है वो सबसे पहले इस फंक्शन को जो है वो कह लें इन्वेंट किया था। ठीक, तो ये फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि ये इस फंक्शन की जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो होता है टाइम 0 के ऊपर इन्फिनिटी, और उसके अलावा अदरवाइज जो है वो 0 होता है। मतलब 0 के ऊपर उसकी वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड की, और बाकी टाइम इंटरवल के ऊपर वो 0 होता है। ठीक, नॉर्मली हम इसको डिफाइन करते हैं 1 से, इन्फिनिटी से नहीं 1 से करते हैं। 1 इसलिए कि इसका जो कह लें कि एरिया होता है वो 0 के ऊपर, इस फंक्शन का एरिया हम 1 कंसिडर करते हैं, और उसके अलावा जो है वो टाइम के ऊपर इसको 0 कंसिडर करते हैं। ठीक, अगर ये जो है वो इसकी कह लें कि एक कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन में डेफिनेशन है, बल्कि ये वाली इन्फिनिटी वाली। ठीक, तो कॉन्टीन्यूस में भी हम इसको 1 ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास डिस्क्रीट डोमेन है
उसमें हम इसको कह लें कि सेम उसी तरह जो है ना वो 0 के ऊपर अगर हमारे पास टाइम इंटरवल की वैल्यू 0 है वहाँ पे हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, और उसके अलावा जो तमाम हमारे डिस्क्रीट इंटरवल्स होंगे टाइम के उसके ऊपर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो सिर्फ स्टेम और प्लॉट का फ़र्क है, अगर आपने डिस्क्रीट में प्लॉट करना है तो आप स्टेम करेंगे, वरना आप प्लॉट कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। तमाम फंक्शन के लिए जो है ना वो यही है कि अगर आपने उनको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है तो आप स्टेम करेंगे, वरना आप प्लॉट कर देंगे। तो इसको प्लॉट करते हैं। इसके भी मेरे पास दो मेथड है। सबसे पहले वही जिस तरह मैंने स्टेप को फंक्शंस को कॉन्कैटिनेट करके मैंने स्टेप को डिफ़ाइन किया, इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं कि आप 3 इंटरवल ले लें, -5 से लेके -0.1 तक इसको कह लें कि ये हमारे पास एक टाइम इंटरवल आ गया, फिर 0 जो है वो हमारे पास एक टाइम इंटरवल आ गया, और फिर 0.1 से लेकर 10 तक हमारे पास एक टाइम इंटरवल। अब इस इंटरवल के ऊपर और इस इंटरवल के ऊपर हम इसको 0 कर देंगे, और इस इंटरवल के ऊपर हम इसको 1 डिफाइन कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए d1 इज इक्वल टू 0 ओवर दिस इंटरवल t1, और d2 इज इक्वल टू कह लें 1 ओवर दिस टाइम इंटरवल, और d3 के ऊपर फिर हम इसको 0 कर देंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को जब कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन आएगा d आ जाएगा, और जो हमारा t है वो है t1 t2 और t3। जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक डायरेक्ट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इम्पल्स फंक्शन आ रहा है। ठीक, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि आप इसको जो डायरेक्ट की कमांड से जो है वो डिराक या डायरेक्ट जो भी इसको बोलते हैं, ठीक, तो इससे जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। जिस तरह स्टेप के लिए हैवी साइड था, इसी तरह इम्पल्स के लिए वो डिराक या डायरेक्ट की कमांड है। ठीक, इससे भी प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए अब जो डायरेक्ट की कमांड है, ये देखें आप 0 के ऊपर ना ये आपको खाली जगह नज़र आ रही है। डायरेक्ट की कमांड इस पॉइंट के ऊपर इसको इन्फिनिटी कंसिडर करती है, मतलब यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो एक स्पेस आपको खाली नज़र आ रही है। ये देखें, इसका मतलब है 0 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, उसके अलावा बाकी तमाम डोमेन में इसकी वैल्यू 0 है। ठीक, तो ये आइडियल जो बेसिकली जो इम्पल्स के लिए जो मैटलैब में आइडियली फंक्शन जो है वो जो फंक्शन यूज़ किया जाता है उसको प्लॉट करने के लिए वो डिराक है। तो उसमें जो है वो देखें 0 के ऊपर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक, तो ये थी आपकी लैब नंबर 2। अब जो आप रिमेनिंग टास्क होंगे वो 1 या 2 होंगे, मैक्सिमम 1 या 2, उसके अलावा मैंने सब करवा दिए हैं। ठीक, ये आपने करना है, और आपने यहाँ पे एंड पे एक छोटा सा क्रिटिकल कंक्लूजन लिखना है लैब में, ताकि जो है वो पता चल जाए कि आपने इस लैब में क्या सीखा है। तो ये थी आपकी लैब नंबर 2। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।